दोस्तों नमस्कार। नेपाल में जो हो रहा है वो बहुत दुखद है। कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ, पिछला वीडियो देखिए, आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वहां पे मिल जाएगा। और वो देखना जरूरी है क्योंकि भारत में भी अगर कानून बने और कंपनियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम आपके कानून नहीं मानेंगे, तो देश में क्या होगा, इस बात को भी सोचना बहुत जरूरी है। और उसका समाधान क्या है उसकी भी चर्चा मैंने उसमें की है। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब विदेशी कंपनियां किसी देश में जाती हैं, वहां मुनाफा कमाने जाती हैं, कोई चैरिटी करने तो जाती नहीं। फिर ये वहां जाके जब अपना बिजनेस स्टैब्लिश करती हैं और जब वहां की सरकारें कानून बनाती हैं या बदलती हैं, तो यही कंपनियां कहती हैं हम आपके कानून को नहीं मानेंगे। तो क्या ये संविधान से ऊपर हो गए? ऐसी क्या इनकी मंशा होती है कि ये चाहते हैं कि दुनिया के सभी देश जो उनकी कंपनी की पॉलिसी है उसी हिसाब से देश की पॉलिसी बने? क्या ये लॉजिकल है? क्या समाज कंपनी की नीयत के हिसाब से चलेगा? ये आज की चर्चा का विषय है। इसीलिए दोस्तों, इस गंभीर चर्चा पे बात करने के लिए मैंने कुछ डिटेल्ड एनालिसिस किया है। और ये भारत में अक्सर मैं देखता हूं कि जब भी आप कोई कानून लाते हैं उसका विरोध शुरू हो जाता है। क्यों? अल्टीमेटली मोटिव है प्रॉफिट कमाना, बगैर किसी जिम्मेदारी से, बगैर किसी जवाबदेही से। क्या ऐसे देश चलेगा? और जिस देश का राष्ट्रपति ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने से मना कर दे कि मैं यूएन को नहीं मानता, मैं क्लाइमेट समिट की जो एग्रीमेंट है उसको नहीं मानता, मैं डब्ल्यूएचओ को नहीं मानता, मैं किसी भी कानून को नहीं मानता क्योंकि मेरी नीयत है अमेरिका फर्स्ट, बाकी जाए भाड़ में। अगर यही सोच रही तो दुनिया में अराजकता होगी या नहीं? तो जब राजा ऐसा है तो उसके नीचे जो काम करने वाली कंपनियां हैं और जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी सोच क्या होगी, आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। इसमें लीगल पहलू पे मैं चर्चा करूंगा, किस तरह से सरकार के कानूनों को कंपनियां तोड़ती हैं और उसका समाधान क्या है। दोनों बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देखें। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगाया, उसको जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि सब पे प्रतिबंध लगाया। बहुत सारी कंपनी है जो एशियन कंपनीज हैं, वो सब नेपाल में ऑपरेट कर रही हैं, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं। किन पे प्रतिबंध लगा है? अगर आप ध्यान से देखें, ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज। अब सवाल इस बात का है कि अमेरिकन कंपनीज हमेशा जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहां पे जाके प्रॉफिट तो कमाना चाहती हैं, उनकी पूरी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं, लेकिन कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहती। क्या ये दुनिया में मजाक नहीं बन रहा है? इसको सोचना होगा। हो सकता है यह दबाव कल भारत सरकार पे भी पड़े। और क्या भारत की जनता सरकार का साथ देगी या कंपनियों का साथ देगी, यह हमें सोचना होगा। नेपाल में जो चल रहा है वो अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है कि गलती कंपनियों की है, ना सरकार की है, ना कोर्ट की है। कानून का फॉलो कंपनियों ने नहीं किया और सड़क पे दंगे शुरू हो गए। ये एक बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए सबसे पहले मेरा निवेदन है भारत सरकार को कि जितनी भी ऐसी इन्फ्लुएंशियल कंपनियां हैं जो पब्लिक ओपिनियन को चेंज करती हैं, उनका कंप्लायंस स्टेटस सार्वजनिक किया जाए कि क्या ये सोशल मीडिया कंपनियां भारत के कानूनों के हिसाब से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, उन्होंने सारी शर्तें मानी हैं या नहीं, या कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है और कईयों ने मानने से मना कर दिया है। अगर ये जानकारी जनता के बीच में रहेगी तो जनता अति उत्साहित होकर सड़कों पे नहीं उतरेगी। नहीं तो जनता को यह लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, कंपनियों की गलती नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप बहुत खतरनाक हो जाता है। तो पहला निवेदन तो भारत सरकार से यह है कि जितनी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इनका कंप्लायंस स्टेटस सार्वजनिक किया जाए और मंत्रालय की वेबसाइट पे परमानेंटली रखा जाए कि कौन कौन सी कंपनियां कंप्लायंस कर रही हैं और कौन सी नहीं कर रही हैं। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों होता है?
ये जितनी भी यूएस कंपनीज हैं, इनका ये कहना है कि देखिए हम तो पूरी दुनिया में एक ही प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं। अब ये एक प्लेटफॉर्म अगर है, मान लीजिए, कौन से देश के हिसाब से आपने बनाया? अमेरिकन कंपनीज है, ऑब्वियसली अमेरिका के कानून के हिसाब से बनाया। अब ये चाहती हैं कि दुनिया का हर देश अमेरिकन कानून के हिसाब से चले। क्या बाकी देश गुलाम है? वो स्वाधीन नहीं है? वो अपनी जरूरत के हिसाब से कानून नहीं बना सकते? क्यों हर एक को मजबूर किया जाए कि वो अमेरिकन कानून फॉलो करे? क्या अमेरिका बाकी देशों का कानून फॉलो करने को तैयार है? तो ये जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि वी आर मल्टीनेशनल एंड वी हैव ओनली वन पॉलिसी एंड वन अप्रोच, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप हर कंट्री पे सर्वर लगाइए और वहां के हिसाब से काम करिए, क्योंकि आपकी नीयत मुनाफा कमाना है और आपने एक प्लेटफॉर्म लगा दिया। अब आप चाहते हैं पूरी दुनिया का कानून वैसे चले, ना कि देश की जरूरतों के हिसाब से। इसका कारण बहुत सिंपल है कि अगर हर कंपनी के हिसाब से वो चलेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, वहां का कानून फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, इसमें खर्चा होगा। हम खर्चा नहीं करना चाहते, हम तो सिर्फ कमाने आए थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यह सोच उचित है? अगर हर देश अपने हिसाब से ही चले, आज भारत में अगर कोई चीज है और भारत भारत के हिसाब से चलेगा या अमेरिका के हिसाब से चलेगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नई मार्केट में इनका प्रॉफिट बढ़ता है। ये हमेशा बताते हैं हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे भाई, आप भारत में आए हो, आपका खर्चा बढ़ रहा है, मान लिया, कमा नहीं रहे क्या आप? नेपाल से आप कमा नहीं रहे, अगर कमा नहीं रहे तो क्यों गए थे वहां पे? ऑपरेशंस बंद करो और चले जाओ। अगर आपका बिजनेस वायबिलिटी नहीं है तो मत एंटर करिए ना उस मार्केट में। किसी ने इनविटेशन तो भेजा नहीं आपको, आप अपने प्रॉफिट के लिए गए, लेकिन कानून फॉलो नहीं करना चाहते। ये कौन सा लॉजिक है? इस पे विचार करना जरूरी है। दूसरा, इनका यह कहना है कि अगर हर कंट्री कहेगा कि हमारे कानून के हिसाब से चलो, छोटा कंट्री नेपाल बोलेगा तो कल को सिंगापुर बोलेगा, बांग्लादेश बोलेगा, श्रीलंका बोलेगा, तो हम किस किस को फॉलो करें? ये इनका जस्टिफिकेशन। बहुत अच्छी बात है, जिस देश में आप जाना चाहते हो उसके कानून फॉलो करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करती है ना। पॉल्यूशन अगर किसी कंट्री का नॉर्म है तो आप वहां क्या पॉल्यूशन इसलिए करोगे क्योंकि जिस कंट्री से आप आए हो वहां पॉल्यूशन का कानून नहीं है? क्या ये लॉजिकल है? तो जब बाकी कंपनियां, बाकी सेक्टर्स में लोग कानूनों का ये पालन करते हैं, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या प्रॉब्लम है? तो सरकार को निश्चित रूप से ये वार्निंग सार्वजनिक रूप से देनी चाहिए कि देखिए, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं और अगले 3 महीनों में इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया तो हम इनको बंद कर देंगे, आप अपना अकाउंट कहीं और खोल लीजिए। अगर सरकार एडवांस में ये वार्निंग दे दे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नेपाल की सड़कों पे हो रहा है, ये कहीं नहीं होगा, क्योंकि जनता को एडवांस में पता है, जनता उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेगी और इन कंपनियों को भी पता है कि इनको क्या करना है, ये भी अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लेंगे। इसके अलावा अगर उनको लगता है कि नहीं, बहुत सारे कंट्रीज है, छोटे बड़े हर एक में कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप उन कंट्रीज को एनकरेज करिए कि आसपास के जो देश हैं, जैसे उनके कानून है, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं विद सुटेबल मॉडिफिकेशन। और इसके लिए जो कंसल्टेशन हो सकता है, उसके लिए एक रीजनल एग्रीमेंट हो सकता है, उसका भी प्रयास ये कंपनियां कर सकती हैं। इसीलिए उनका कहना यह है कि साहब हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज कंपनीज तो कर रही है। आज चाइना का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुनिया के वर्चुअली हर देश में है, वो वहां का कानून फॉलो करते हैं। अमेरिकन कंपनीज को क्या प्रॉब्लम? कभी आपने चाइनीज कंपनीज को तो प्रोटेस्ट करते नहीं सुना होगा। ये प्रॉब्लम हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनियां हैं उन्हीं को क्यों आती है? कोई एशियन कंपनी प्रोटेस्ट नहीं करती कि हम आपका कानून फॉलो नहीं करेंगे। तो ये दादागिरी किस बात की, इसके पीछे सोच क्या है, देश को समझना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपनियां क्यों वहां पे रजिस्ट्री नहीं चाहती हैं या अपना बेस नहीं बनाना चाहती हैं? क्योंकि ये जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। कल को कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उतार चढ़ाव होता है, ऊंच नीच होती है, दंगे हो जाते हैं, ये तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे कि जी हमें कोई लेना देना नहीं था, हम तो आपके आए नहीं, लोग अपनी मर्जी से यूज कर रहे थे। अब वो यूज कर रहे थे, उससे दंगे हो रहे हैं, उसमें हम क्या करें? हमें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। आपकी कंपनियां हमारे को स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, उसमें एडवर्टाइज दे रही है, सब्सक्रिप्शन दे रही है, हाँ वो हम सब ले लेंगे,
लेकिन हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम सिर्फ पैसा लेंगे। ये जो मानसिकता है, ये इस तरह की सोच लेके आ रही है क्योंकि ये कंपनियां जो है ये अकाउंटेबल बनना नहीं चाहती हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, वो ये कि जो लीगल रिस्क है, जो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी है, आज एक सरकार है, कल सरकार बदलेगी, कानून बदलेंगे, तो ये कहते हैं यार हम कहां कहां कानूनों को फॉलो करेंगे। अगर सरकार बदल रही है तो बदले, हम क्यों बदलें? हम तो नहीं बदलेंगे, हमने तो एक कानून अमेरिका का फॉलो कर लिया, पूरी दुनिया उससे चले। क्या ये लॉजिकल है? अगर जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से अगर नई सरकार आती है और उसका नया एजेंडा है और वो चाहते हैं कंट्रोल करना किसी गलत चीज को, जिस तरह से वल्गैरिटी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में, क्या उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए? क्या देश के भविष्य को बर्बाद करते रहना चाहिए? यही हाल सोशल मीडिया का है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस बात को समझना होगा। तो अगर देश की सरकार कोई कानून बनाती है तो वो इसलिए बनाती है क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है कि आप जाके ये कानून बनाइए, और ये कंपनियां कहती है हम नहीं मानेंगे, तो मतलब आप तो सरकार को ही मानने को तैयार नहीं हो, पब्लिक का मैंडेट मानने को तैयार नहीं हो। क्या ये लॉजिकल है? इस पे गंभीरता की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाई आप कहोगे कि चाइना तो पहले ही काफी टाइट सिचुएशन में काम करता है, बिल्कुल करता है। अगर वहां का कानून है, आज अगर चाइना के कानूनों से अगर चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है, आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से आगे बढ़ गया है, तो आपको दर्द क्या है? ठीक है, कुछ कमियां हो सकती हैं, सो व्हाट, आउटपुट तो दिख रहा है ना। हम लोग डेमोक्रेसी के नाम पे कहां पहुंचे? मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गलत है, लेकिन इसका मतलब अराजकता नहीं होना चाहिए, इसका मतलब लॉलेसनेस नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन, वो हम नहीं करते। हम अराजकता को अगर डेमोक्रेसी मानते हैं तो ये चीज गलत है। फिर उसके अलावा मुद्दा आता है कि जी फिलॉसफी ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस, कि हम तो हैं चैंपियंस ऑफ फ्री स्पीच, हम तो जो इंटरनेट है वो फ्री स्पीच की बात करता है, तो जो आप स्टेट के कानून बनाते हो ये एक्चुअली इंटरफियर करता है। आप हो यूनिफॉर्म यूनिफाइड सोसाइटी अमेरिका में, आपको नहीं पता कि बाकी देशों की चुनौतियां क्या हैं, तो कैसे हम अमेरिका के कानून को ब्लाइंडली फॉलो कर लें? आपके यहां तो गन रखना अलाउड है, आप क्या कहते हो कि अमेरिका में हर घर में बंदूक है, तो क्या हिंदुस्तान और बाकी देशों में घर घर में बंदूक पहुंचा दें क्योंकि वो अमेरिका का कानून है? तो जिस तरह से मास शूटिंग रोज हो रही है, यहां भी हो, ये लॉजिकल है? कभी कभी लगता है कि ये जो बड़े देश हैं, जो सो कॉल्ड एडवांस अपने आप को बोलते हैं, मानसिक रूप से बहुत पीछे हैं। इन्होंने डाइवर्सिटी देखी ही नहीं है, इन्होंने सोशल चैलेंजेस देखे ही नहीं है। यही कारण है कि इनकी सोच बहुत लिमिटेड है। इसीलिए अब सवाल इस बात का है कि जब बाकी देश फेक नैरेटिव करते हैं, मान लीजिए कि आज आरोप क्या लग रहा है, अमेरिका का इलेक्शन इंटरफियरेंस हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो रशिया करे, चाइना करे, कोई भी करे, इंटरफियर मान रहे हो ना आप चाहते हो पूरी दुनिया में इंटरफियरेंस रहे। क्या ये लॉजिकल है? इसको भी हमें समझना होगा। चाइना का कहना बहुत सिंपल है कि हमारे यहां अप्रोच है कि फॉलो लोकल लॉज। अमेरिका क्यों नहीं चाहता? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? जिस देश में गए हो उसका सम्मान करना सीखो, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ट्रंप साहब के अनुयायी हैं। अराजकता हम करेंगे, दुनिया का कोई कानून नहीं मानेंगे, हम जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे काम करेंगे। वो तो अपने सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट तक को गाली दे रहे हैं, ये कह के कि ये जज पागल है, ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ खड़े। यही स्टेटमेंट आ रहा है वहां के नेताओं का, वो अपने ही जजेस को इलॉजिकल और बायस बता रहे हैं। ऐसे लोग क्या समाज में खुशहाली कभी ला पाएंगे, या ये सिर्फ जिसको हम कहा जाता है ना कि बाहुबली का रूप लेकर आम जनता को एक्सप्लॉइट करने आए? ये तो इनकी बातों से यही लगता है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां हैं उनको ज्यादा एडॉप्टिव होना पड़ेगा अगर उनको ग्लोबल कंपनियां बननी। भारत क्यों कॉम्प्रोमाइज करे? क्या अमेरिका भारत के कानून के हिसाब से चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो भारत क्यों चले अमेरिका के हिसाब से? यही फर्क है सोच का, और यही मल्टीनेशनल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फर्क समझ में नहीं आ रहा है। जहां तक बात है मार्केट साइज की, बिल्कुल सही है भाई, जहां आपको लगता है कि मुनाफा है आप वहां गए। अगर आप वहां गए, आपने कमाना शुरू किया, तो खर्चा कौन करेगा? कम से कम और कुछ नहीं तो आप बाकी देशों में, अगर आपको लगता है मैन पावर नहीं है तो ट्रेन करिए। आप अरबों रुपए दुनिया से कमा रहे हो,
तो जाके ट्रेन करिए ना उन लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए। आप सिर्फ कमा के लूट के निकलना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, सीएसआर के नाम पे खाना पूरी करते हो। जमीन से आप अरबों लीटर पानी निकालते हो और सीएसआर के नाम पे 2 गांव में 2 कुएं खुदवा देते हो कि देखिए साहब हमने तो वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया। अरे एक्सप्लॉयटेशन कितना किया, क्या उसके मुकाबले किया? इस पे सवाल मत पूछो। हम तो सीएसआर के रूप में 10 गांव में पानी का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन निकाल कितना रहे हैं ये बैलेंस शीट बात मत करो। ये ट्रेजेडी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों वो है जियोडायनेमिक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये जो मल्टीनेशनल्स हैं ये सॉफ्ट पावर है। ये चाहे वो सीड की कंपनियां हो, चाहे जंक फूड की कंपनियां हो, चाहे आईटी प्लेटफॉर्म्स हो, ये अपने अपने देश के हितों का एजेंडा पुश करते हैं ताकि आप उनके जो मास्टर्स हैं वो चाहते हैं कि भारत ट्रंप की शरण में चला जाए, इसीलिए पूरा इकोसिस्टम ऐसा चलाया जाएगा। भारत के अंदर सरकार के खिलाफ प्रचार बढ़ाया जाएगा, ऐसे चैनल्स को और ऐसे जो वीडियोस हैं उनको ज्यादा पुश किया जाएगा एल्गोरिथम से जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आप देख लीजिए जितने एंटी मोदी चैनल्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन और व्यूअरशिप आप देख लीजिए जो प्रो मोदी है, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी कि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो आईटी प्लेटफॉर्म्स हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करते हैं। ये आपको देखना होगा दोस्तों, ये खतरनाक खेल है, इसे कहते हैं ब्रेन पॉइजनिंग। बगैर कुछ किए आपके दिमाग के अंदर जहर घोलना, और ये हो रहा है। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, उनका सिंपल पॉइंट ये कि भी देखिए हमारा फोकस है हमारे शेयर होल्डर, हमें आपके कानूनों से कोई लेना देना नहीं। हमारा जो शेयर होल्डर कहेगा हम वो करेंगे, हम आपके हिसाब से नहीं करेंगे। और साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के पीछे उनकी सरकारों का पूरा समर्थन है। जीएम टेक्नोलॉजी आएगी, वहां की प्राइवेट कंपनी प्रमोट करती है और पीछे से उनकी सरकारों का दबाव होता है। जंक फूड जरूरी है, उस पर आप लेबल मत लगाइए, पहले कंपनियां कहेंगी लेबल मत लगाइए, फिर वहां की एम्बेसीज दबाव डालेंगे कि आप लेबल का कानून क्यों लेके आए। भारत के हित में अगर आप कोई कानून लाओगे जिसको मल्टीनेशनल फॉलो नहीं कर सकती, तो आपकी विदेशी एम्बेसीज ये दबाव डालती हैं कि आप ये कानून क्यों लेके आ रहे हो, ये तो गलत है, इसका कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है, और उसके लिए वो कहानियां बनाना शुरू करें। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का हिस्सा है। थैंकफुली पूरी दुनिया अब समझने लगी है, लेकिन आम जनता नहीं समझती, इसीलिए जो नेपाल की सड़कों पे हो रहा है वो हो रहा है। हम लोग ब्लाइंडली ये फॉलो करते हैं कि जो कंपनी कह रही है वो सही है और जो सरकार कर रही है वो गलत है। ये ट्रेजेडी है क्योंकि सरकार और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो डिफेक्टिव है। वो सरकार सिर्फ अपनी राजनीति के लिए और वोट बैंक के लिए कम्युनिकेट करती है, लेकिन सारी सच्चाई जनता के सामने नहीं रखती। जैसा मैंने शुरू में कहा, कौन कौन सी कंपनियों ने देश के कानूनों को फॉलो किया है, कंप्लायंस स्टेटस क्या है, उसका इंटरनेट पे स्टेटस क्यों नहीं? जब आप आज गाड़ी चलाते हो, आपका ट्रैफिक पुलिस वाला इंटरनेट पे देख लेता है ना कि आपने इंश्योरेंस कराई है या नहीं, आपके पास लाइसेंस है या नहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है सब आज ऑनलाइन है, आपसे पूछता नहीं है, वो ऑनलाइन देख लेता है। जब एक पुलिस वाले को सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है, तो जनता को ये इंफॉर्मेशन कंपनियों के बारे में एक्सेस क्यों नहीं होनी चाहिए? ये गलती किसकी है? इस सरकार की। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो सरकारों को ये चीजें भी पब्लिक डोमेन में डालनी चाहिए ताकि जनता को पता रहे कि कौन सी कंपनियां अच्छी हैं, विच आर गुड कॉर्पोरेट सिटीजन्स, और जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, और कौन है जो देश के कानूनों को फॉलो नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? क्या ये कंपनियां संविधान से ऊपर है? जो भी आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेपाल में अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि देखिए आप जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको फॉलो करिए, सड़कों पे उतरकर राष्ट्र और अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।